मेरा नाम नेहा है और मैं 25 साल की हूँ। मेरे जेठ मेरे पति को अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह ये थी कि मेरे पति उनके सौतेले भाई थे। मेरे जेठ अकेले ही 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे, लेकिन वो अक्सर बीमार रहते थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे जेठ के दिल में कोई परेशानी है और वो कभी भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वो मेरे जेठ से शादी कर ले। 2 साल बाद जब वो मर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद पत्नी की हैसियत से तुम्हारी होगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और फिर मैंने अपनी बहन की शादी अपने जेठ से करवा दी। लेकिन जेठ तो अब पहले से ज़्यादा जवान होने लगे थे। 2 साल गुजर गए, लेकिन मेरे जेठ की मौत नहीं हुई। मेरी बहन मुझे बुरा भला कहती रहती कि तुम्हारे जेठ कब मरेंगे, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक दिन रात के वक्त बहन के कमरे में से चीखों की आवाज़ें आने लगीं। मैं भागकर अपने जेठ के कमरे में गई तो देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि जेठ ने तो मेरी बहन को, मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 3 ही बहनें हैं। मेरी बहन गुनगुन मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बिना हम खाना भी नहीं खाते थे। हमारे माता पिता भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। कुदरत ने हम दोनों बहनों को बहुत सुंदर बनाया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरे जाते थे, मगर मैं किसी को भी अपने मुंह नहीं लगाती थी। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे, लेकिन मैं अपने सपने पूरे करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहती थी। मैं सही तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि एक राजकुमार आए और मुझे शादी करके लेकर जाए, और वो राजकुमार मेरी ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भर दे। आज भी मुझे वो दिन याद है जब कॉलेज में एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। वो लड़की बहुत अमीर घर की लड़की थी, लेकिन वो सुंदर नहीं थी। वो मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी दोस्त बन गई और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली थी। वो मुझसे बहुत बातें किया करती थी। अब मैं अक्सर उसके घर आती जाती रहा करती थी। उसके घर में मेरी उसके एक कज़िन से मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर और खूबसूरत इंसान था। मुझे देखकर उसकी नज़र मुझ पर ही अटक गई थी। कुछ देर के बाद वो होश में आया तो मुझसे कहने लगा, आप कौन हैं? मैंने आपको इस घर में पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तभी मेरी सहेली ने उसे बताया कि ये नेहा है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो जाते जाते मुझे देखता रहा और कहकर गया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रात को ही उसका मैसेज आ गया। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करने लगा है। वो मेरी सुंदरता पर मर गया था। और मुझे क्या चाहिए था? मैं यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का मुझसे शादी कर ले और बाकी की ज़िंदगी में ऐशो आराम के साथ गुजार दूं। मेरी तमन्ना पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगाकर उड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मगन मैंने अपनी सहेली के बिहेवियर को भी नहीं देखा था। वो दिन ब दिन मुझसे दूर होती जा रही थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसने बहुत सी दोस्तें बना ली थीं और मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं सोचा। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी जब मेरी दोस्त रीना मेरे पास आई। उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। रीना ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ अलग में चली गई। वो आज ज़्यादा सीरियस लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें ये बात बतानी भी ज़रूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है। नेहा, मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन तुमने फिर मेरे कज़िन आर्यन की दोस्ती का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। इस बार मैंने चौंक कर रीना की तरफ देखा था, क्योंकि आर्यन ने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को पता नहीं चले। फिर रीना को कैसे पता चल गया? वो मुस्कुराई और कहने लगी कि ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन उसने तुम्हें पहली बार मैसेज किया था,
उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो तुम्हें फंसाकर रहेगा, मगर मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था और मैंने कह दिया था कि नेहा ऐसी लड़की नहीं है। मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया। तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आर्यन मेरा मंगेतर है। कुछ महीनों बाद हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं उसकी इन घटिया हरकतों की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था नेहा तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन मेरे सारे दावे बेकार रह गए। तुम भी आम सी लड़कियों जैसी निकली जो मर्द की जरा सी तारीफ पर उनके सामने बिछ जाती हैं। रीना अपनी बात करके चली गई थी, लेकिन मुझे सोच में ढकेल गई थी। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। घर आने के बाद जब मैंने आर्यन को इन सब बातों का बताया तो पहले तो उसने मुझे झुठलाने की कोशिश की, फिर उसने इन सब बातों को मान लिया था और फिर मैंने उसे बहुत बुरी बुरी सुनाई। फिर उसे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद उससे कभी भी बात नहीं की। ये मेरी जिंदगी का बहुत घटिया तजुर्बा था और मैंने इस तजुर्बे से बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। मुझे इधर उधर का कोई होश ही नहीं था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पास किया था। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, तो यहाँ बहुत अमीर लोग गेस्ट बनकर आए थे। उनमें से एक इंसान जिसका नाम राहिल था मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर पता करा था। रात को ही मुझे उनकी कॉल आ गई थी। जब उन्होंने मुझे अपना बताया तो मैं एक पल को तो हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया था। वो मुझे पसंद करने लगे थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया था। ये सब बातें मेरे लिए नई नहीं थीं। मैं एक भयानक तजुर्बे से गुजरी थी। मेरा दिल अभी तक उस सदमे को भी नहीं भूल पाया था। इसीलिए मैंने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद वो रात भर मुझे मिनट मिनट पर कॉल और मैसेज करते रहे। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब अगले दिन वो अपना रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वाले तो हैरान थे कि इतने बड़े लोगों को कहाँ बैठाएं। उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और पेपर्स के बाद शादी की डेट भी रख दी। सब कुछ इतना अचानक से हुआ था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस घर में बस मेरे होने वाले पति और मेरे जेठ थे। मेरी जेठानी इस दुनिया में नहीं थी। मेरी नंद इंडिया से बाहर रहती थी। उस घर में कोई भी औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद की थी। मेरे घर पर उनका ड्राइवर आ जाता था, तो मैं कभी अपनी बहन गुनगुन के साथ, तो कभी मम्मी के साथ और तो कभी उनके साथ जाकर शॉपिंग करती थी। इसीलिए मैंने हर चीज़ अपनी मर्जी और पसंद से ली थी। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी मैं। जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जिस जिंदगी के बारे में जो मैंने सोचा था, जो मैं चाहती थी, वो सब मुझे मिल गया था। अब हर चीज़ मेरे पास थी। जब भी गुनगुन घर आती है, वो मेरी हर चीज़ को देखती रहती और मुझसे कहती, दीदी तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। मैं गुनगुन की भी किसी ऐसे ही इंसान से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो पागल वही पास के एक लड़के को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। सोहन की बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं कहती थी कि सोहन तुम्हें क्या दे सकता है, वो तो तुम्हारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा किसी अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगी। लेकिन वो हर बार मना कर देती थी और कहती थी कि दीदी मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बढ़कर होती है। अक्सर मेरे जेठ और गुनगुन का आमना सामना हो जाता था। वो एक भरपूर नज़र उस पर डालते और अपनी नज़र बदल देते थे। इस बात को गुनगुन ने नोट किया था और जब उसने इस बात का जिक्र मुझसे किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरे जेठ अच्छी खासी उम्र के थे, लेकिन वो अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। रोज़ाना जिम जाते थे, रोज़ाना सुबह शाम एक्सरसाइज करते और अपने खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। देखने में वो मेरे पति से कुछ साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे और अब तो मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जेठ को हार्ट का मसला है और उनके दिल में कोई बड़ी परेशानी है और उनका दिल उनका साथ कभी भी छोड़ सकता है।
ये सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे पति बहुत ज़्यादा दुख में थे। अपने भाई की वजह से वो रो भी रहे थे। जेठ जी का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ये खबर सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब क्या होगा, ये सुनकर मेरे जेठ खुद ही डॉक्टर के पास जाते थे और उन्होंने खुद ही कहा कि उनके पास जीने के लिए 2 साल बचे हैं। मेरे पति ने कहा कि किसी बाहर देश में चलते हैं और वहाँ पर आपका इलाज कराते हैं। मगर मेरे जेठ ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जिंदगी हुई तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक दिन मेरे जेठ ने एक वकील को घर पर बुलाया और वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद 4 फैक्ट्रियां किसी और के नाम पर कर दी जाएंगी। क्योंकि राहिल मेरा सगा भाई नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मैं गरीबों में बांट दूँ। राहिल के नाम बस यही बंगला रहेगा। जेठ की ऐसी वसीयत से मैं और राहिल दोनों परेशान हो गए। उनके मरने के बाद हमारे हालात बहुत ख़राब होने वाले थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपनी बहन गुनगुन की शादी अपने जेठ से करवा दूंगी। 2 साल की ही तो बात है। 2 साल के बाद जब मेरे जेठ मर जाएंगे तो बीवी की हैसियत से सारी जायदाद गुनगुन की हो जाएगी और हम सब ऐश करेंगे। राहुल और मैंने बहुत मुश्किल से जेठ जी को शादी के लिए मनाया और जब मैंने गुनगुन से ये बात की तो वो ये सुनकर हैरान रह गई। वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो सोहन के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करेगी। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर आखिर वो मेरी बात मान गई। फिर मैंने अपने माता पिता से भी बात की और उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया था कि मेरे पति मेरे जेठ के सगे भाई नहीं थे, इसीलिए मेरी बहन की शादी मेरे जेठ से हो सकती थी। गुनगुन विदा होकर उस घर में आ गई थी और दिन बहुत रफ्तार के साथ गुजर रहे थे। दिन तो 2 साल से आगे जा रहे थे। मैं और गुनगुन तो परेशान थे कि क्या हो रहा है। हम दिन उंगलियों पर गिन गिन कर गुजार रहे थे, लेकिन जेठ जी तो हट्टे कट्टे थे। वो जब घर पर होते तो ज़्यादातर वक्त अपनी पत्नी यानी कि गुनगुन के साथ गुजारते थे और जब बाहर होते तो मेरे बेटे को उठाए रखते थे। उन्हें अपने भतीजे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पहले तो गुनगुन बुझी बुझी सी रहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही है। लेकिन हमारे जहन में यही बात रहती थी कि आखिर क्या वजह है कि मेरे जेठ कहीं से भी बीमार नहीं लगते। तब मैंने गुनगुन से कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को ढूंढो और देखो कि उनमें क्या लिखा है। एक दिन गुनगुन के हाथ एक फाइल लग गई थी, लेकिन अचानक से मेरे जेठ ऊपर आ गए। उन्होंने वो फाइल गुनगुन के हाथ से ले ली थी और लॉकर में रख दी थी और गुनगुन को उन्होंने प्यार से बुलाया था। गुनगुन को वो कभी डॉक्टर के चेकअप के लिए अपने साथ नहीं लेकर जाते थे। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। उनका अपने बड़े भाई के साथ भी किसी न किसी बात पर झगड़ा रहने लगा था। उस दिन भी वो कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे थे। मेरे कमरे में अचानक जाने पर वो चुप हो गए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर कोई सही बात नहीं हो रही थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे पति को अपने भाई से आखिर किस बात पर मसला है। वो तो अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी हर बात मानते थे। वो अपने भाई के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे, लेकिन उन्हें अब क्या हो गया था? वो ऐसा व्यवहार क्यों करते थे? मैंने इस बारे में कई बार उनसे पूछा, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी सही जवाब नहीं दिया। आज जब मैंने उनसे कमरे में आने के बाद इस बारे में पूछा तो पहले तो वो चुप हो गए। फिर वो कहने लगे, तुम जानती हो भाई की बीमारी के बारे में, और तुम ये सोचती होगी कि उन्हें डॉक्टर ने ये कहा था कि वो 2 साल तक ही जिंदा रहेंगे, लेकिन अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर कोई आया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने गुनगुन खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। वो कहने लगी, मेरे साथ अस्पताल चलो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी ख़राब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई और उसी वक्त मैं उसे अस्पताल लेकर गई। मगर डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। गुनगुन माँ बनने वाली थी। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी,
मगर गुनगुन ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी और मैं उसकी खुशी पर हैरान रह गई थी। घर आने के बाद जब मैंने ये बात अपने पति को बताई, उनके बदलते चेहरे की रंगत देखकर मैं डर गई थी। उनके चेहरे पर तनाव आ गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने उन्हें देखकर कुछ भी कहना, सुनना या पूछना ज़रूरी नहीं समझा और लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी उनका व्यवहार ऐसा ही हो रहा था। वो बिना नाश्ता किए ही चले गए थे, जबकि मेरे जेठ बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। खुशी खुशी से अपने ऑफिस के लिए चले गए, जबकि मैंने सारा दिन अपने पति की अधूरी बात को समझने में निकाल दिया। आखिर वो मुझे क्या कहने लगे थे? वो मुझे कुछ बताने वाले थे, मगर फिर ऊपर से गुनगुन आ गई। मैं भी तो उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकती थी। वो बिना नाश्ता करे हुए ही चले गए थे। मैं उनके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने 2-3 बार कॉल की, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं गुनगुन के होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी, लेकिन इससे पहले मेरे जेठ को कुछ हो गया तो वो अकेली इस बच्चे को कैसे संभालेगी, उसका कैसे ख्याल रखेगी, और मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी। वो गुनगुन की शादी इतनी उम्र दराज आदमी से करना नहीं चाहते थे, मगर मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया था। अब मैं उनके सामने क्या झूठ बोलूंगी। मगर हैरत तो मुझे गुनगुन के व्यवहार से थी। वो ज़रा भी परेशान नहीं थी। वो बहुत मुतमईन और सुकून से लग रही थी। सच कहूँ तो वो बहुत खुश लग रही थी। लेकिन क्यों ये बदलाव कैसे आया, मैं ये समझ नहीं पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो बहुत परेशान थी। अब आज मैंने जब गुनगुन से अपने जेठ की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वो चुप हो गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात ही बदल दी। मुझे अपनी बहन गुनगुन, अपने जेठ और अपने पति का व्यवहार बहुत परेशान कर रहा था। उनके बदलते व्यवहार से मैं बहुत परेशान थी और सोच सोच कर मैं पागल होने को थी, मगर कोई भी मेरी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। आखिर चल क्या रहा था यहाँ पर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी, जो मेरे सामने था मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस राज से पर्दा हटाने को बेताब थी। अगले आने वाले दिन मुझे और हैरत में डाल गए थे जब मेरे पति ने कहा कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस घर में मेरा दिल नहीं लग रहा। मगर हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि गुनगुन और मेरे जेठ इसी घर में रहेंगे। सिर्फ हम लोग ही यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग उनसे अलग हो रहे हैं। मगर क्यों? कोई मुझे इस बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। हैरत तो मुझे गुनगुन को देखकर होती थी। उसने तो अपनी आंखें जैसे माथे पर रख ली थीं। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति और उनके भाई की आपस में क्या बात हुई है। कुछ दिन बाद हम वहां से चले गए थे। नया घर पहले घर के मुकाबले थोड़ा छोटा था, लेकिन ये बना हुआ बहुत शानदार था और ये भी मेरे ख्वाबों के महल के जैसा ही था। हमें यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। न हम गुनगुन और अपने जेठ से मिलने गए और न ही वो लोग यहाँ पर आए। मैंने जब अपने पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे सख्ती से मना किया कि मैं इस बारे में उनसे न पूछूं। मैं सारा दिन सोचती रहती और उलझती रहती। आज के दिन मेरे पति का मूड थोड़ा बेहतर था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस बारे में मैं उनसे बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप उस दिन क्या कह रहे थे जब मुझे गुनगुन के साथ उस दिन अस्पताल जाना पड़ गया था। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गए और कहने लगे, आखिर कब तक मैं ये बात तुमसे छुपाऊंगा। आज तुम्हें बता ही देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरी भाभी की मृत्यु आज से 5 साल पहले हुई थी। मेरे भाई दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे कि इनके बड़े भाई ने इस उम्र में शादी कर ली। इसीलिए मैंने उन्हें शादी करने नहीं दी और फिर मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को हार्ट का मसला है और वो बस कुछ दिन ही ज़िंदा रह पाएंगे, तब मैं बहुत परेशान हुआ था। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा कि वो अपनी जायदाद गरीबों के नाम करने वाले थे। तब हमने जायदाद के लालच में भाई की दूसरी शादी करवा दी। फिर एक दिन मैं भाई के डॉक्टर से मिला। तब मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ था, जिसकी दवाई मैंने उन्हें दे दी थी
और जब मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ झूठ था और उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया। मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया और इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ और उन्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आपने जो किया वो गलत है। दूसरी शादी वो कर सकते हैं, पाप करने से बेहतर है कि इंसान शादी कर ले। उन्होंने जो किया वो पाप न करने की वजह से किया। मैंने कहा, अपना दिमाग उनकी तरफ से साफ कर लें। मेरी बहन गुनगुन अब मेरे जेठ के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। अगले दिन हम लोग उनसे मिलने के लिए आए और वो हमें देखकर बहुत खुश हो गए। गुनगुन को खुश और सुकून दिल देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो हकीकत जानती है और उसने उस हकीकत को अपना भी लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम अमर है। आज मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरा पूरी तरह से जीवन ही बदल दिया। मैं चाहकर भी आज तक इससे नहीं निकल सका। जब वो लड़की मेरे जीवन में आई थी, मैं फूड डिलीवरी का काम करता था, जबकि मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, मगर ये काम करना मेरी मजबूरी थी। मैं एक बड़ी पोस्ट पर था और अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था और 1 लाख रुपए महीने तक कमा लेता था, मगर इस कमाई को छुपाने की खातिर मैं फूड डिलीवरी का काम करता था, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। मेरे इस काम का सबको पता था, मगर मेरी असल नौकरी क्या है मेरे माता पिता तक नहीं जानते थे। मैं ये सब कुछ एक लड़की से बचने की खातिर कर रहा था, मगर मुझे क्या पता था कि एक लड़की से जान छुड़वाऊंगा तो दूसरी लड़की के पीछे ऐसे पागल हो जाऊंगा कि अपने जज्बात भी खो दूंगा। मेरा रिश्ता एक गांव से था। वहाँ सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबको ही एक दूसरे के घराने से जुड़ी पूरी जानकारी होती है। बचपन से ही मैं बहुत तेज दिमाग का था, हर क्लास में टॉप करता, ऊपर से माता पिता की इकलौती संतान, और इकलौती संतान कितनी प्यारी होती है ये तो सबको ही पता है। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ को कुछ बीमारी की वजह से दोबारा संतान नहीं हुई, इसीलिए माता पिता की हर उम्मीद मुझसे ही जुड़ी थी। उन्हें मुझसे ही अपने सारे ख्वाब पूरे कराने थे। मैंने भी कभी उन्हें तंग नहीं किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता। माँ ने बचपन में ही घुट्टी में मुझे ये घोलकर पिला दिया था कि तुझे बड़ा आदमी बनना है। तेरे पिता बड़े गरीब हैं, उनका गरीब पैदा होना उनका कसूर नहीं था, मगर उनका गरीब मरना ये उनका कसूर है। लेकिन अब गरीब पैदा होने के बाद तू भी गरीब मरा तो तेरे पिता में और तुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसीलिए बेटा, कड़ी मेहनत करना, जहाँ तक मुमकिन होगा हम लोग तेरा साथ देंगे, तो बस हमें उदास मत करना। मैंने अपनी माँ की ये बातें अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा ली और मेरी माँ ने ये मुझसे एक बार नहीं कही, बल्कि वो रोज़ सुबह उठकर मुझे ये याद दिलाती और मैं उस पर सर हिलाता। दिन गुजरते रहे और मैं इसी सबक के साथ बड़ा होता रहा। मेरा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, मगर जिसको पढ़ना होता है वो घर बैठकर भी पढ़ लेता है। इस बात के मुताबिक मैंने इस स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई की, जहां दूसरे बच्चे आवारागर्दी करते थे या मास्टर जी की मार खाकर भी नहीं पढ़ते थे। वहां मैं खेल के समय भी पढ़ाई करता। हमारे मास्टर जी बड़े सख्त आदमी थे, वो हर बच्चे को खींच कर रखते थे। वो नरमी तो मेरे साथ भी नहीं करते थे, मगर मेरा ये शौक देखकर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक है, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दिया करूँ। बाकी बच्चों की वजह से मुझे क्लास में बहुत सुस्ती से काम करना पड़ता है। मैं वो सब कुछ नहीं पढ़ा सकता जो ज़रूरी है, क्योंकि और बच्चे बहुत कमज़ोर हैं और तुम अच्छे जहन के मालिक हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें वो सब कुछ ट्यूशन में पढ़ा दिया करूँ जो ज़रूरी भी है और तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। बताओ क्या कहते हो तुम। मास्टर जी की सख्ती का तो सबको पता था, मगर उनकी इस बात से मैं हैरान हो गया। मुझे अच्छा भी लगा कि मैं मास्टर जी से ट्यूशन पढ़ूंगा
और वो खुद मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फीस। अचानक ये बात जब मेरे दिल में आई तो मैं परेशान हो गया। इससे पहले कि मैं मास्टर जी को मना करता, वो मेरा चेहरा देखकर खुद ही बोले कि बच्चे, फीस की टेंशन मत ले, मैं तुमसे फीस नहीं लूँगा, बल्कि तुम्हें तो मैं अपनी खुशी से पढ़ा रहा हूँ। और बल्कि कहा जाए तो तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद पहले बच्चे हो जिसने मुझे अपनी पढ़ाई से खुश किया है। ये सुनकर मैं खुशी से खिल उठा और उनका धन्यवाद किया और सीधा घर की तरफ भागा, क्योंकि ये सब मुझे माँ जी को बताना था। उनकी प्रार्थना ही थी जो भगवान ने इतनी इज्जत दी कि मास्टर जी मुझे खुद पढ़ाने को तैयार थे। मैंने घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और पिताजी भी मास्टर जी के लिए प्रार्थना करने लगे। उस समय मैं 5वीं कक्षा में था। जब अगले दिन स्कूल के बाद मास्टर जी के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देसी घी एक डिब्बे में बंद करके दिया, जो वो 2 महीने से मलाई जोड़ करके बना रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, माँ, ये तुम अपने लिए बना रही थी ना कि जोड़ों का दर्द है, ये खाने से ठीक हो जाता है, फिर तुम मास्टर जी के लिए क्यों दे रही हो? जिस पर माँ जी मुस्कुराकर बोली, अरे दीवाने, मेरा दर्द तो ठीक है, वो तेरा मास्टर कितने दिल से तुझे पढ़ा रहा है और वो भी फ्री में, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि उसे अपनी खुशी से कुछ दें। बस तू ये ले जाकर उन्हें दे देना। न चाहते हुए भी मैंने माँ से वो घी का डिब्बा ले लिया। जब मास्टर जी के घर पहुँचा तो वो अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखकर खुश हुए और बोले, चलो जल्दी से अंग्रेजी की किताब लाओ, मैं तुम्हें आज टेंस कराता हूँ। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई। मैं स्कूल के बच्चों से बहुत आगे था, मगर पर्चे वही देता जो बाकी बच्चे देते, मगर मेरी पढ़ाई उनसे कहीं ज़्यादा आगे की थी। 6 महीने के अंदर मेरे सारे टेंस भी क्लियर थे और मैं याद भी अच्छे से कर लेता। इस तरह 8वीं कक्षा तक मैं इसी स्कूल में पढ़ता रहा। मगर शुक्रिया है मास्टर जी का, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, कदम कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे मुफ्त में पढ़ाया। मैं इकलौता बच्चा था जो उनके घर पर ट्यूशन पढ़ता था। वो पैसे लेकर भी किसी बच्चे को नहीं पढ़ाते थे। मुझे इस बात पर भी गर्व था कि मैं इकलौता बच्चा हूँ जिसे मास्टर जी ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो कक्षा 8 तक मैं बहुत अच्छा हो चुका था। पढ़ाई में मुझे कक्षा 10 की परीक्षा भी देनी पड़े तो मैं अच्छे नंबरों से पास कर जाता। हमारे गांव में कक्षा 8 तक ही स्कूल थे। बहुत से लड़के तो 8वीं तक पढ़कर ही बस कर गए। मेरे अलावा 2 और लड़के थे जिन्होंने आगे पढ़ने का सोचा। मास्टर जी ने शहर में बात करके दाखिला करा दिया। मैं रोज सवेरे 6 बजे बस की छत पर बैठ जाता और शहर पहुंच जाता। इसी तरह वापस आते हुए भी मुझे 5 बज जाते थे, लेकिन पढ़ाई का जुनून मुझे रुकने नहीं देता था। ये सब सफ़र और थकावट मुझे रोकते नहीं थे, बल्कि मैं दुखते जिस्म के साथ अगले रोज नई उम्मीदों के साथ उठता था कि आज के दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। 10वीं में किसी मास्टर ने भी मास्टर जी की तरह दिलचस्पी तो नहीं ली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मैं मास्टर जी के पास तो नहीं पढ़ता था, लेकिन कुछ समय के लिए उनके पास जाता ज़रूर था। मैं उनका एहसान उम्र भर नहीं चुका सकता, क्योंकि वो अकेला इंसान था जिसने अपने अंदर का ज्ञान बूंद बूंद करके मेरे अंदर बिना किसी लालच के भर दिया था। मेरी फिक्र और माता पिता की प्रार्थना का फल ये मिला कि मैंने 10वीं के पेपर में टॉप कर लिया। मेरी इस कामयाबी पर हर कोई हैरान था। गांव वाले तो मुंह में उंगलियां दबाकर पूछते थे, अच्छा तो कुमार का बेटा है जिसने बोर्ड में टॉप किया। सब मेरे माता पिता की किस्मत को बोलते और माएँ अपने बच्चों को मुझ जैसा बनने की नसीहत करती, जिस पर ज़्यादातर बच्चों को मुझसे नफरत हो गई थी। गांव की लड़कियां जिन्हें मेरी तरक्की के बारे में पता चला तो वो भी मेरे सपने देखने लगीं, मगर उस समय इन सब बातों से मैं अनजान था। मुझ में कुछ करने का जुनून था। मुझे सिर्फ बड़ा आदमी बनना था, जिसे देखकर मेरे माता पिता मुझ पर फख्र करते। उसके बाद मैं गांव में सबकी नज़रों में आ गया। मेरे माता पिता को भी बहुत इज्जत मिलने लगी। वो लोग जो मेरे माता पिता से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, अब वो खुद कार्ड भेज भेज कर उन्हें अपने घर पर शादियों में बुलाया करते थे। जब कभी ऐसा होता तो पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते और मुझे चूम कर कहते, बेटा ये सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है।
तूने ही मुझको इतनी इज्जत दिलाई है जिसके लिए मैं उम्र भर तरसता रहा था। अब गांव की औरतें भी बिना किसी काम के ही माँ के पास आकर बैठ जाती और बातों बातों में अपनी बेटियों के बारे में बताने लगती। मेरी बेटी फला काम में माहिर है, मेरी बेटी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, जिससे साफ जाहिर होता कि अगर कभी मेरी शादी के बारे में सोचा जाए तो उनकी बेटी को भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन मेरे माता पिता को अभी मेरी शादी नहीं करनी थी। मुझे भी अभी अपने करियर पर ध्यान देना था और कुछ बनना था। स्कूल में टॉप करने के बाद मुझे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया। अब मैं वहीं हॉस्टल में रहने लगा क्योंकि अब पढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन थी और रोज़ रोज़ मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता था। हॉस्टल कॉलेज वालों का था तो मुझे वहाँ आराम से एक कमरा मिल गया। अब आराम से हर हफ्ते मैं अपने घर का चक्कर लगा लिया करता था। कॉलेज में तो लड़के बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे तो पढ़ना था, नाम कमाना था और जो इज्जत मैं अपने माता पिता की बना चुका था उसे मैं घटा नहीं सकता था। मुझे और ज़्यादा उनकी इज्जत बढ़ानी थी। दिन रात का फ़र्क किए बिना मैंने वहाँ भी खूब मेहनत से पढ़ाई की, जिसका नतीजा ये निकला कि मैंने वहाँ भी टॉप किया। अब तो गांव में भी हल्ला मच गया था, हर जगह मेरी ही बात होती और गांव वाले अपने बच्चों को मेरी मिसाल देते और गांव के लोग मेरे पिता को साहब कहकर बुलाते। सब समझ चुके थे कि अमर बहुत आगे जाएगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काश मैं समझ पाता कि इतनी इज्जत भी अच्छी नहीं होती। जब आदमी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाता है तो उतने ही दुश्मन भी बन जाते हैं जिसका सामना वो अकेले नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो पूरा गांव हमारे घर में जमा था और मिठाइयों के साथ मुझे मुबारकबाद भी दे रहे थे और बहुत सी औरतें तो अपनी बेटियों को भी अपने साथ लेकर आईं और माँ से मिलवाने लगीं और बताने लगीं कि मेरी बेटी तो अच्छी है, हर काम कर लेती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है। पहले मेरे लिए एक दो रिश्ते आए थे, लेकिन अब तो आधा गांव मुझे अपना दामाद बनाना चाहता था। माँ पिताजी तो घबरा ही गए थे और मेरी तो हालत खराब हो रही थी ये सब कुछ देखकर। लेकिन जो भी हो, एक दिन तो मुझे शादी करनी ही थी, तो माँ ने सोचा रिश्ता देख ही लेती हूँ, फिर बाकी सब खुद ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन परेशानी ये थी, रिश्ता करें तो करें किसके साथ, क्योंकि एक के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो दूसरे को बुरा लग जाएगा और किसी की लड़की में भी कोई ऐब नहीं था। गांव की सभी लड़कियां सुंदर और सुशील थीं, लेकिन सब में एक बात बराबर थी, कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। माँ ने मुझसे पूछा तो मैं खामोश रहा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे तो कोई भी लड़की पसंद नहीं थी। पिताजी ने फैसला कर लिया कि अभी कोई रिश्ता तय नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे। अभी अभी तो लोगों ने पिताजी की इज्जत करनी शुरू की थी, तो अब वो कैसे अपनी इज्जत को हाथ से जाने देते। लेकिन मेरा बुरा समय शुरू हो चुका था जब मेरे घर चौधरी की पत्नी ने कदम रखा था। उसने 500 का नोट और मिठाई की टोकरी माँ के हाथ में दे दी और मुबारकबाद भी दी। ये देखकर माँ बहुत खुश हुई कि अब तो चौधरी के घर से भी हमारे घर मुबारकबाद आने लगी। मगर ये उनकी भूल थी कि वो औरत बगैर किसी मकसद के हमारे घर आई है। दूसरे दिन ही चौधरी ने पिताजी को अपने घर पर बुलाया। पिताजी बहुत तैयार होकर चौधरी के घर गए, वरना चौधरी तो क्या, कोई भी लीडर हो, पिताजी ना अपने कपड़ों का ख्याल करते, ना ये देखते कि मैं नहाया धोया हुआ हूँ या नहीं, बस अपनी टूटी चप्पल पैर में पहनते और चले जाते। लेकिन आज मैं घर पर ही था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अभी टाइम था। पिताजी नहाए धोए, दिवाली का नया जोड़ा पहना और बालों में कंघी की और चौधरी के घर चले गए। वो तो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं लोगों से मुबारकबाद ले लेकर थक चुका था। अब मुझ में और हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था। कल का सारा दिन मेहमानों में निकल गया था, मैं आराम नहीं कर पाया था। पिताजी को आने में बहुत समय लग गया। माँ भी परेशान हो गई थी, लेकिन मैं परेशान नहीं था। जानता था चौधरी भी वही बातें कर रहा होगा जो पूरा गांव कर रहा है कि अमर हमारे गांव का फक्र है, उसे बड़ा आदमी बनाना ताकि वो हमारे साथ साथ पूरे गांव के काम आए, सबका नाम रोशन करे। लेकिन जब पिताजी वापस आए तो उन्होंने मेरी सोच से अलग ही सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि चौधरी तुम्हारा रिश्ता मांग रहा था। चौधरी के खानदान में कोई भी उनकी बेटी के लायक नहीं है, सब अनपढ़ हैं
और उनकी बेटी की उम्र से बड़े भी हैं। वो अपनी बेटी की शादी एक पढ़े लिखे समझदार लड़के से करना चाहता है जो उसकी ही उम्र का हो और वो उसके साथ खुश रहे। इसके बदले वो जमीन भी देगा। पिताजी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। सब लोग अपनी बेटे की शादी मुझसे क्यों कराना चाहते हैं? ऐसा भी क्या है मुझ में? बस अच्छे नंबर से पास ही तो हुआ हूँ। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे फक्र से देखने लगे। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और कहने लगे, तुम्हारी वजह से हमें ये इज्जत मान मिला है। अब वो और मैं अपनी ही सोचों में गुम। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिताजी तो मेरा रिश्ता भी तय कर आए थे और मेरी मंगनी अगले हफ्ते ही थी। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा। पिताजी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और बोले कि बेटा, मेरा मान रख लो और इसी लड़की से शादी कर लो, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं चुप हो गया क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे बागी कर दिया। मेरी मंगनी हुई। उसके बाद चौधरी पिताजी को एक साइड पर ले गए और पता नहीं उनसे क्या क्या कहा। पिताजी मेरे पास आए और मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगे, बेटा, चौधरी की एक ही बेटी है। अगर कल को चौधरी को कुछ हो गया तो कौन होगा उसकी बेटी का ख्याल रखने वाला? तो इसी समय चौधरी की बेटी से शादी कर ले। मैं पिताजी को देखता रह गया। उन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाने की खातिर एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे उससे शादी करनी है या नहीं। मैंने पिताजी को मना करना चाहा, लेकिन पिताजी चौधरी को जुबान दे चुके थे और 1 घंटे में हमारी शादी हो गई। लड़की कैसी थी, कौन थी और कितना पढ़ी लिखी थी या अनपढ़ थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब मैं उस लड़की का पति बन गया था। मुझे उस लड़की से नफरत हो रही थी, बहुत ज़्यादा नफरत। उसके पिता ने मेरे पिता को इतना मजबूर कर दिया था कि पिताजी ने मेरे बारे में सोचे बिना मुझे इतनी छोटी उम्र में जिम्मेदार बना दिया था। लेकिन शुक्र था कि अभी वो लड़की अपने बाप के घर में ही थी और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। शहर चला गया, वहाँ जाकर पढ़ाई की और पेपर दिए, जिसमें एक बार फिर से मैंने टॉप किया। लेकिन मैं जान गया था कि अपनी कामयाबी लोगों को बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम अपनी कामयाबी लोगों को बताएंगे, लोग उतना ही हमसे उसका फ़ायदा लेने में लग जाएंगे। बेहतर है कि लोगों से सब कुछ छुपा कर रखा जाए। मैंने माँ और पिताजी को कुछ भी नहीं बताया था। जब माँ ने नौकरी के बारे में पूछा तो मैंने मना कर दिया कि मुझे अभी कोई नौकरी नहीं मिली है, वरना फिर से लोग घर में ढोल ताशों के साथ जमा हो जाते और वहीं मिठाइयाँ, मुबारकबाद वगैरह वगैरह, और फिर सबकी सिफारिशें रुके हुए काम जो पिताजी की इज्जत की खातिर मुझे करने पड़ते। अभी ट्रेनिंग में समय था, इसलिए मैं घर आ गया। लेकिन यहाँ आकर अजीब जान को बवाल लग गया। पिताजी चाहते थे मैं नौकरी ढूंढकर पूजा को जल्दी से घर ले आऊं। वो लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं था, देखा भी नहीं था, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता था। ट्रेनिंग के समय तक तो मैंने माँ पिता को संभाल लिया, ये कहकर कि अभी नौकरी नहीं मिली है। लेकिन माँ और पिताजी भी अपनी जिद पर रहे। खैर, मुझे कमिश्नर की पोस्ट मिल गई थी, लेकिन मैं अतीत का कुछ भी नहीं भूला था कि कैसे कैसे लोगों ने मेरे माता पिता को मजबूर करके अपने काम निकलवाए और बलि का बकरा मुझे बनना पड़ा। इसलिए मैंने सबसे अपनी नौकरी के बारे में छुपाए रखा। जब मैं घर जाता तो माँ और पिताजी मुझसे नौकरी का पूछते तो मैं हमेशा मना कर देता। उस पर मेरी माँ कहती कि तू परेशान मत हो बेटे, मुझे उम्मीद है तुझे कोई अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी। फिर चौधरी भी फख्र करेगा कि मेरा दामाद इतनी बड़ी जगह इतनी अच्छी नौकरी पर लगा है। माँ से झूठ बोलकर मुझे बहुत अफसोस होता, लेकिन चौधरी नाम की तलवार जो मेरे सर पर लटकी थी, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। अगली बार जब मैं घर आया तो माँ और पिताजी फिर से नौकरी का पूछने लगे, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं फूड डिलीवरी करता हूँ। पिताजी को तो समझ नहीं आया। मैंने आम शब्दों में उनको समझाया तो वो बहुत मायूस हुए और कहने लगे, तुम तो इतना पढ़े लिखे और फिर ऐसी नौकरी क्यों मिली है? मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी हुई और सोचने लगा, आपने भी तो मेरे बारे में नहीं सोचा था, मुझे आपके साथ ऐसा ही करना चाहिए। पिताजी ने कहा, अभी हम चौधरी को नहीं बताते हैं, तुम जल्दी से दूसरी अच्छी सी नौकरी तलाश करो। मैंने मायूसी से कहा, पिताजी, नौकरियों का तो काल पड़ा है,
कोई नौकरी देने को तैयार ही नहीं है और अच्छी नौकरी मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पिताजी ने कहा, तुम कोशिश करते रहो, कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन मुझे अपनी असल नौकरी छुपाने के लिए फूड डिलीवरी की नौकरी भी करनी पड़ी। अब मैं रात को डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनता और मुंह पर रुमाल बांधकर निकल जाता। अब मैं घर पर फूड डिलीवरी की नौकरी के बारे में बताता तो कम से कम झूठ तो नहीं होता। पिताजी ने फिर मुझसे पूछा कि क्या कोई अच्छी नौकरी मिली। मैंने बड़ी मायूसी से कहा, नहीं पिताजी। पिताजी ने मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे, चौधरी बहुत गुस्से में है और कहता है कि हमने तेरे पढ़े लिखे बेटे को देखकर अपनी बेटी की शादी की थी ताकि वो उसके साथ खुश रहे, लेकिन ऐसी नौकरी के साथ वो कैसे खुश रह सकती है। वो तलाक लेना चाहता है। तू जल्दी से अच्छी नौकरी देख ले। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि चलो खुद ही जान छूटने वाली है। मैं शहर आया तो अपने इस एडवेंचर को जारी रखा और फूड डिलीवरी करता रहा। एक रोज़ एक लड़की ने पिज़्ज़ा मंगवाया। मैंने जब वो पिज़्ज़ा दिया तो वो लड़की चादर में थी, मगर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। मैं उसे देखता रह गया। मुझे आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई थी, बल्कि मैंने आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। अगर कहा जाए कि मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था तो गलत नहीं होगा। अब मैं रोज़ फूड डिलीवरी के बाद उस लड़की की गली का चक्कर लगाता। उसके घर में एक खिड़की थी, वो भी वहाँ से छुपकर मुझे देखती थी। इसी तरह 7-8 दिन गुजर गए। एक दिन उस लड़की ने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर बुला लिया और मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन अंदर जाते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा सामने बिस्तर पर चौधरी लेटा हुआ था और उसने ऊपर तक चादर ओढ़ी हुई थी और मैंने वैसे ही रुमाल बांध रखा था, जिसकी वजह से चौधरी मुझे पहचान नहीं सका और देखते ही गुस्से से बोला कि क्या तमाशा लगा रखा है। तुम्हारे घर में कोई माँ बेटी नहीं है जो मेरी बेटी के पीछे गली के रोज चक्कर लगाते हो। मैं अपने गांव का चौधरी हूँ, तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगा। निकलो यहाँ से, आइंदा यहाँ पर दिखाई मत देना। मैं तो वहाँ से जैसे तैसे भागा और अगले दिन मैं गांव चला गया। वहाँ जाकर पता चला कि चौधरी की बहन शहर में रहती है और चौधरी अपनी बेटी को तलाक दिलवाने के लिए वकील के पास लेकर गया था, मगर एक हफ्ते पहले उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी टांगें काटनी पड़ गईं। मगर वो ठीक होते ही पूजा को तलाक दिलवाकर उसकी शादी कहीं और कर देगा। ये सब पिताजी से सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि मोहब्बत भी हुई तो किससे, अपनी ही पत्नी से। पिताजी कह रहे थे, बेटा तूने बड़ा मायूस किया। चौधरी ने अपनी बेटी की शादी तुझसे इसीलिए ही की थी कि उसकी बेटी भी पढ़ी लिखी थी। जितना तू पढ़ा लिखा है वो भी उतनी ही पढ़ी हुई है। चौधरी ने अपनी बेटी को शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है और इसीलिए वो शहर में अपनी बुआ के घर पर रहती है। जब चौधरी को पता चला कि तूने पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन किया है तो उसने सोचा कि वो अपनी बेटी की शादी तुझसे करा देगा ताकि गांव के दोनों बच्चे पढ़ लिख के एक साथ रहें और गांव की तरक्की के बारे में सोचें, क्योंकि अक्सर पढ़ लिख कर बच्चे अपने गांव को छोड़कर शहर में बस जाते हैं। इसके बाद मैंने पिताजी को बताया कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मुझे कमिश्नर की जॉब मिल गई है और कल ही मुझे इस बारे में पता चला है। अब मैं अपनी बेवकूफ़ी तो बता नहीं सकता था, इसीलिए नौकरी के बारे में ही बता दिया और ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और 1 महीने के अंदर मैं पूजा से शादी करके उसे अपने घर ले आया। पूजा सच में पढ़ी लिखी और बहुत खूबसूरत लड़की थी। अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो बहुत पछताता, लेकिन मैंने आज तक उसे फूड डिलीवरी वाला किस्सा नहीं सुनाया और आज हम अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी साथ रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।